अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत आपकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो G20 समिट है वो इंडिया के अंदर हुआ, जिसके अंदर जो हमारी दुनिया की 20 सबसे बड़ी मईशतें थी, जो कि मतलब कि बहुत अच्छी दुनिया में परफॉर्म कर रही हैं, उनका एक समिट था जो कि इंडिया में किया गया। और जो सबसे प्लस पॉइंट था इसके अंदर, जो चीज़ सबसे अच्छी चीज़ जो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो शुरू हुआ है इंडिया के दरमियान, मशरक़ वस्ता के दरमियान और यूरोप कंट्रीज़ है। अब इन सब के अंदर अब जो कंट्रीज़ है जिनके साथ ये मुआहदा किया गया है, उन मुआहदों के अंदर आपका देखिए इंडिया है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, यूरोपीय यूनियन है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है। इन्होंने जो है ना मिलके बनाया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसकी तामीर का मुआहदा किया है। ये बेसिकली जो मुआहदा ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआहदा है, जिसके दरमियान बेसिकली जो दुनिया के अंदर उन लोगों ने अपने सामान की तरसील करानी है, उसका टाइम कम होगा। टाइम कम होने के बाद उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जब ऑफकोर्स जब टाइम कम होगा तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएगी, सफ़र कम पड़ जाएगा। अभी वो तमाम जो सामान तरसील कर रहे हैं वो इस टाइम होता है बंदरगाह के थ्रू। यहाँ से सामान इंडिया, फिर जो सबसे बेस्ट वे जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्विस कैनाल। स्विस कैनाल के अंदर से इन्हिसार जो है ना तकरीबन कोई 10% जो है ना वो स्विस कैनाल से इन्हिसार किया जाता है, और उसके बाद जो है ना उसको सेंड कर दिया जाता है, सामान को आगे बाकी दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना कंप्लीट का कंप्लीट एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड है, जो जैसे सी पैक भी हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं, उसका ये एक तोड़ निकाला गया है जिससे वो अपने सामान को तरसील करना चाह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इंडिया को रेल, जो मतलब कि आपका ऑटोमेटिकली ट्रेन का है, उसका सफ़र, और जो बंदरगाह है उसके ज़रिए इंडिया को जोड़ना है। ये एक रेल का मंसूबा है, अकेला रेल का नहीं कह सकते, इसे बंदरगाहों का साथ भी मंसूबा कह सकते हैं। उसके रीज़न ये है कि यहाँ से सामान जो की तरसील जो है वो पानी के ज़रिए और रेल ट्रैक्स जो है ना वो बनाए जाएंगे, जिसके तहत जो है ना इनकी तरसील ओवरऑल की जाएगी। और ये सबसे बड़ा मशरक़ वस्ता के अंदर जो है ना वो एक अहम मंसूबा ये होने वाला है, क्योंकि इसके तहत एक रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा इन कंट्रीज़ के दरमियान, जिन कंट्रीज़ के दरमियान ये मुआहदा हुआ है, इंडिया, यूरोप, मशरक़ वस्ता और यूरोप की कंट्रीज़ जितनी भी हैं सबके। बेसिकली अगर इसको समझाने के लिए बात करूं तो ये आपका रेल और शिपिंग का जो मंसूबा है ना, ये कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत जो है ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक दूसरा सबसे बड़ी बात है, रेल नेटवर्क बिछाना बहुत आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत एक्सपेंस चाहिए, बहुत खर्चा चाहिए आपको। इसके लिए एक मनसूबाबंदी चाहिए, आपको हौसला चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की खातिर। तो ये जो नेटवर्क है इसको हम कह सकते हैं कि ये रेल गाड़ियों के पटरियों का नेटवर्क बिछेगा, और जो शिपिंग के तो जो तहत है उसके सामान जो है ना उसकी तरसील की जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है कि इसके दरमियान हर चीज़ जो है ना वो बनाई जानी है। रेल नेटवर्क भी बचाया जाएगा, आपका तमाम का तमाम बंदरगाहें जो है ना वो भी बनाई जाएंगी, सब कुछ तामीर होगा नए तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है। और आप देखें इंडिया और यूरोप, अगर ये दो कंट्रीज आप देखते हैं तो इन दो कंट्रीज के अंदर आपको रेल नेटवर्क बहुत अच्छा नजर आता है। लेकिन अगर आप नजर डालते हैं मशरक़ वस्ता पे, तो वहां पे जो रेल का नेटवर्क है वो इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से जो ये माल बर्दारी बुनियादी तौर पर जो सामान है ये सड़क या समुद्री रास्ते जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आपका रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा। रेल नेटवर्क बिछाने की सूरत में जो मशरक़ वस्ता है उसके आप एक कोने से दूसरे कोने तक जो सामान की तरसील है वो बहुत आसान हो जाएगी, और आपकी कास्ट भी जो है ना, जो खर्चा उसके ऊपर है वो भी आपका ऑटोमेटिकली कम आएगा। जो आम रूटीन में अभी रूटीन क्या चल रही है, अभी रूटीन ये चल रही है कि ये मंसूबा जो है ना, ये जहाज रानी का एक जो मतलब कि बंदरगाह या उसके बैरी जहाज के जरिए सामान भेजने का उसका रास्ता भी बहुत आसान बना देगा। इस वक्त इंडिया और उसके आसपास के जितने भी है सब, वो सब जो है ना वो स्विस कैनाल को यूज कर रहे हैं, जिसके जरिए उनका सामान जो है वो मतलब कि यहाँ से निकलने के बाद वो जाता है उनका ऑटोमेटिकली बहिरा रूम में, मतलब कि बहिरा रूम कह सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये फिर यूरोपीय जो ममालिक हैं वहां तक पहुंचता है। अब इसके साथ जो है ना अमरीकी बर-ए-आज़म में वाक़ ममालिक को जाने वाला सामान भी जो है वो भी बहरे रीम के रास्ते बहरे ओकियानूस में दाखिल होता है, जिसके बाद ये अमरीका, कनाडा या जितने भी बाकी अमरीकी ममालिक हैं वहां तक ये सामान पहुंचाया जाता है। अभी इस टाइम इंडिया से जो मुंबई है वहां से कोई भी सामान जाता है तो वो सबसे पहले जो है ना वो पहुंचता है आपका क्या कहते हैं, मुंबई से यूरोप जाने के लिए स्विस के जो कंटेनर्स हैं तमाम के तमाम, मैंने आपको पहले बताया कि वो स्विस कैनाल का जो रूट है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, और वहां से सामान जाता है आपका ऑटोमेटिकली इसके अंदर यूरोप के अंदर। अगर आपको कुछ अर्सा पहले भी याद होगा तो स्विस कैनाल के अंदर एक जहाज फंस गया था, जिसकी वजह से तजारत को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था,
अब ये जो आपका कॉरिडोर इनका ये स्टार्ट करने वाले हैं, इस कॉरिडोर के तहत ऑटोमेटिकली उनके पास एक मुतबादिल रास्ता भी होगा। अब मुस्तकबिल के अंदर जब ये कॉरिडोर बन जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहां से इनका सामान मुंबई से कंटेनर्स के थ्रू दुबई पहुंचेगा और दुबई से इसराइल की जो बंदरगाह है, हिफा बंदरगाह, ये वहां पे पहुंचेगा और उसके बाद यूरोप, जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर ये सामान की उन्होंने तरसील करनी है, उस सामान की तरसील जो है ना वो ट्रेन के रास्ते के थ्रू की जाएगी। इस वक्त आपकी बैनुल अक़वामी तजारत, जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड है जितनी भी हो रही है, तकरीबन उसका 10% का जो इन्हिसार है वो स्विस कैनाल के ऊपर है। और ये एक बहुत बड़ा मसला भी था क्योंकि वो अकेला रूट था। स्विस कैनाल जो है ना दो जो दरिया हैं उनके दरमियान जो है ना एक नहर बनाई गई है। उस नहर के तो मतलब के रास्ता, अगर सफर वैसे देखते हैं तो बहुत लंबा सफर पड़ता है किसी भी बहरी जहाज को वहां तक आने के लिए। तो ये कैनाल बनाई गई थी कि यहाँ से समंदर जो बहरी जहाज है वो अपने सामान को इजिली यहाँ से लेकर वहां तक जा सकते हैं, जिससे उनका टाइम भी जो है ना बहुत ज्यादा कम लगता था। इस डील के तहत जो है ना एक समंदर के मतलब के जेरे समंदर जो है ना एक केबल भी बिछाई जाएगी, जिससे इन इलाकों का जो है वो इन इलाकों को आपस में जोड़ेगी भी सही। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डाटा की मुंतकली हो गया, वो तमाम चीजें जो है ना वो जेरे जमीन जो जेरे समंदर केबल है उसके तहत की जाएगी। और इस मुआहदे के तहत ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार और नकलो हमल जो है ना उसके इंतजाम भी किए जाएंगे। इस मुआहदे को बहुत ज्यादा मस्बत समझा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया को एक नया तजारती रास्ता मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि इस टाइम दुनिया के पास जो है ना वो सिर्फ स्विस कैनाल है, और इसके बाद जब अभी अगर ये बन जाता है तो एक मुतबादिल रास्ता मिल जाएगा। जब आपके पास ऑप्शंस दो हों तो जहां पर आपका खर्चा कम आएगा, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आप लोग वो रास्ता जो है ना वो चूज करें। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्विस कैनाल के अंदर जो है ना वो एक जहाज जो है ना वो फंस गया था, जिससे से पूरी दुनिया की तजारत जो है इफेक्ट हुई थी। अगर ये रास्ता बनता है तो उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट ये होगा कि उनका इन्हिसार सिर्फ एक रास्ते के ऊपर नहीं रह जाएगा, उनके पास अल्टरनेट वेज भी हैं जहां से वो अपनी तजारत करते रहेंगे और दुनिया की जो तजारत है वो भी किसी किस्म के उसका इफेक्ट जो है ना वो नहीं करेगा। अब इसके साथ साथ होगा क्या, इसके साथ साथ जो है ना सऊदी अरब और मशरिक वुस्ता में ऐसी रेलवे लाइंस नहीं है जिनके जरिए हम उनकी मदद कर सके। इस रास्ते की तरक्की के साथ हमारे लिए मशरिक वुस्ता से जो तेल लाना है, क्योंकि वो ट्रेन का एक नेटवर्क पूरा बिछाएंगे और वहां से जो ऑयल जो लेते हैं वो उनके लिए लाना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मशरिक वुस्ता जो है उसके ममालिक में रेल नेटवर्क के क्याम से ममालिक के हालात में भी बेहतरी आएगी। इस तरह जो मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे और दूसरी तरफ उससे मशरिक वुस्ता के ममालिक एक दूसरे के करीब भी हो जाएंगे, क्योंकि जो रेल नेटवर्क है इन ममालिक को तजारती एतबार से बहुत करीब लेकर आएगा। अगर दो ममालिक के दरमियान हवाई आमदोरफ्त रहती है और कुछ होता है तो उसे अचानक रोका जा सकता है, लेकिन रेलवे नेटवर्क के साथ ऐसा करना आसान नहीं होता। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इससे जो मुआशी नुकसान है ना वो बहुत ज्यादा होता है और ऐसी सूरत हाल में जो ममालिक है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हसास होते हैं। अब इस डील के करने के बाद इंडिया का इंपैक्ट क्या होगा कि उसकी तजारत के अंदर जो है ना इम्कान है कि बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी। अभी ये अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि इस रास्ते के वजूद से आने से इंडिया की जो बैनुल अक़वामी तजारत है उसमें कितना इजाफा होगा, क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है ना, अभी तो सिर्फ एक प्लान है। और कारोबार की तरक्की के अनुसार जो है ना वो सिर्फ फासले कम करने पर नहीं होता, उसके लिए और भी बहुत सारी जो वजूहत है ना वो आपको अमल में साथ लाना पड़ती है। अब देखें ना, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज हैं कि उसके अंदर वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। हर किसी का अपना उसको मुस्बत वो करार दे रहे हैं, क्योंकि देखें अल्टरनेट वेज भी मिल जाते हैं। अभी जो स्विस कैनाल के थ्रू सब कुछ चल रहा है तो एक अल्टरनेट वे होगा तो कोई भी किसी जगह पर कोई हर्डल्स होते हैं तो बंदा दूसरा एक रास्ता यूज कर लेता है। सबसे बड़ी चीज जो अमरीकी सदर जो बाइडन वो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीन का जो रवैया, जैसे सी पैक जैसे बेल्ट एंड रोड्स का मंसूबा भी कहा जाता है, उसका तोड़ चाहते थे। सबसे बड़ी वजह जो इसका उसका तोड़ चाहते थे और उस तोड़ की वजह से बेल्ट एंड रोड मंसूबे के जरिए चीन ने जो है ना अपनी इस तमाम खिते के अंदर अपने असर और रसूख सरमायाकारी और तजारत को यूरोप से अफ्रीका तक और एशिया से लातानी जो जितने भी तमाम अमेरिका के बाकी हिस्से हैं उन तक फैलाया हुआ है। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो यही है कि जो चीन का सी पैक का मंसूबा है उसको उसका एक तोड़ लाना चाह रहे थे, क्योंकि इस टाइम चाइना जो है ना वो दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर रूल करने जा रहा है। और अगर ये डील हो जाती है तो ये डील जो है ना गेम चेंजिंग साबित होगी, क्योंकि ये इंडिया को मशरिक वुस्ता से जोड़ देगा और बेल्ट एंड रोड जो सी पैक का मंसूबा है उसको एक जरूर चैलेंज करार देगा। सबसे बड़ी बात, सी पैक का जो मंसूबा है ना वो 2008 से तकरीबन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके तहत जो है ना चाइना ने तमाम मतलब कि बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर ये काम उसने पहले स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये मंसूबा अभी 2023 में शुरू होने वाला है। तो आप सब खुद सोच सकते हैं कि जो चीज पहले की चल रही है तो उसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है, और ये जब बनेगा तो उसके पास एज एन ऑप्शन इस प्रोजेक्ट को वो जरूर यूज करेंगे।
और ये खदशात भी हैं कि ये प्रोजेक्ट जो सी पैक के मुकाबले में मतलब कि कहा जा रहा है कि कहीं पर भी नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि यार ये उसको कंप्लीट कर सके, क्योंकि इसके लिए बहुत सरमाया चाहिए और इसके लिए आपको एक तवील मुद्दत चाहिए और ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के लिए एक मकसद चाहिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जिससे मुस्तकबिल की तजारत को असूलों पर मबनी जो आलमी तरतीब है उसके मुताबिक बनाया जाए। क्योंकि जहां पर भी हम ये सी पैक मतलब कि बेल्ट एंड रोड के मंसूबे देखे हैं, कुछ अरसे के बाद उनमें चीन के जो मनफी रवैया पैदा होता है देखा गया, क्योंकि उनका मकसद इस मुल्क को तरक्की नहीं था। चाहे देखिए सी पैक उनका अपना मकसद है, वो अपनी तरसील दुनिया के अंदर चाहते हैं कि हम जो है ना आसानी से कर सकें, लेकिन उनका मकसद उन मुल्कों की तरक्की नहीं होता। हमारे चाइना में, हमारे पाकिस्तान में देख लें, मेजोरिटी जो शेयर है वो सी पैक के तहत उसका जो बेनिफिट है वो चाइना को है, पाकिस्तान को वो बहुत कम है। तो इसी तरह जब ये इंडिया का कॉरिडोर बनेगा तो इस इंडिया के कॉरिडोर के तहत भी जो मशरक़ वस्ता और ये अमेरिका की ये यूरोपीय मुल्क का जो कॉरिडोर बन रहा है इसके तहत भी इसका जो मेन मकसद देखा जाएगा वो मुल्क जो इसको स्टार्ट करने वाला उसका बेनिफिट देखेगा। जिस मुल्क में ये स्टार्ट होगा उनको इसका बेनिफिट बहुत कम दिया जाता है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, G20 समिट के अंदर आपको याद है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, वैसे भी आप लोगों को मालूम भी है कि 20 मईशतों को बुलाया गया था और इसके अंदर से जो है ना जो तमाम का तमाम इजलास है वो इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने जो यानी इंडिया मिडल ईस्ट या ये जो कॉरिडोर है इसके लिए उन्होंने दस्तखत किया और काफी और एमयूज भी थे जिसके ऊपर जो है ना एमओयूज भी थे जिसके ऊपर जो उन्होंने सिग्नेचर्स वगैरह किए हैं। अब इस तमाम राहदारी के दरमियान इंडिया को यूरोप से जोड़ने वाली इस इक्तिसादी राहदारी के दरमियान जो है ना वो तुर्की भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की को इस मुआहदे के अंदर शामिल नहीं किया गया। अब 2 दिन के बाद जो तुर्की का सदर है तैयब उर्दगान, उसने भी इस मनसूबे पर ये हैरत की है कि हमें और नाराजगी का भी ऐलान किया है कि यार हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल क्यों किया, क्योंकि हम लोग के बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। अब देखें, तुर्की न सिर्फ तजारती नुक्ते नजर से मजबूत पोजीशन में है बल्कि मशरिक़ वस्ता में उसका एक जो अच्छा असर और रसूख है वो भी है और साथ साथ इसके वो जो नेटो मुल्क हैं उनका रुकन भी है। मगर इस राहदारी में उसको दूर रखा गया या उसका जो है ना उसको शुमार नहीं किया गया, वो चीज जो है ना वो समझ नहीं आती। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके मुताबिक ना इसमें 2 फेजेस होंगे, मतलब कि 2 कॉरिडोर्स होंगे। जो पहला कॉरिडोर है उसे मशरकी राहदारी कहा जा रहा है जो इंडिया को खलीजी ममालिक मतलब जो अरब की कंट्रीज हैं उनके साथ जोड़ेगा। दूसरी जानब जो है ना शुमाली राहदारी है जो खलीजी ममालिक को, अब यहां से पहुंच गया वो इंडिया पहुंच गया खलीजी ममालिक और फिर आगे खलीजी ममालिक को यूरोप से जोड़ेगी। और इस मनसूबे के तहत जो जमीनी है, समंदरी और रेल का ट्रैक जो है ना वो कंप्लीट का कंप्लीट जो है ना वो लाजमी बिछाया जाए। तुर्की है वो एक ऐसी कड़ी है मतलब कि जो मगरब को मशरक़ वस्ता से मिलाते हैं, क्योंकि जो उसका आधा हिस्सा है वो यूरोप के साथ है और जो उसका आधा हिस्सा है तुर्की का वो ऑटोमेटिकली आता है आपके एशिया के साथ। तो तुर्की को शामिल ना करने की सिर्फ ये वजह नहीं है। देखिए, अब इसराइल से यूनान सामान भेजना है तो उसके दरमियान जो है ना आपका तुर्की नहीं आता, तो डायरेक्ट सामान इसराइल से आप भेज सकते हैं यूनान की तरफ। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जिनके तहत जो है ना तुर्की को शामिल नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है, जो मुख्तलिफ माहिरीन है जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इर्द गिर्द के ममालिक के साथ जो बढ़ती कशीदगी है तुर्की की वो इस मंसूबे से इस वजह से उनको बाहर रखा गया है ताकि उसमें मुश्किलात और उससे जो पैदा होने वाले तनाज़ात हैं इन फ्यूचर जो है ना वो उससे मजीद जो है ना हमें बचा जा सके। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर जो मेन मुश्किलात आने वाली है वो क्या है। सबसे पहले उसको समझने के लिए जो उसका सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो ऑफकोर्स सी पैक है, बेल्ट एंड रोड जो मनसूबा है। अब बेल्ट एंड रोड जो मनसूबा है वो तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है, जिसमें सहारा अफ्रीका के जो है ना 38 कंट्रीज हैं, यूरोप और वस्ती एशिया के तकरीबन 34 कंट्रीज हैं, जो मशरकी एशिया और बहरुल काहिल के 25 कंट्रीज हैं, मशरकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के तकरीबन कोई 17 ममालिक हैं, लातीनी अमरीका और जो कैरिबियन खिते हैं उसके तकरीबन कोई 18 ममालिक हैं और जनूबी मशरकी एशिया के तकरीबन कोई जो है ना 6 ममालिक शामिल हैं। जो ये तमाम इक्तिसादी राहदारी है मनसूबा ये तकरीबन जो है ना, अब देखें ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो बहुत ही खोखला दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन जो है ना इससे पहले ही सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जो है ना एक राहदारी के तहत रेलवे लाइन बिछा रहा है। वो ऑटोमेटिकली चीन जो है ना वो ऑलरेडी रेलवे लाइन बिछा रहा है और उसके लिए नई राहदारी के लिए दोबारा रेलवे की जरूरत होगी तो वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही वो एक जो लाइन बिछा रहा है तो वो दोबारा लाइन किस लिए बिछाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। इस तरह जो है ना काफी चीजें उनकी दरमियान हर्डल्स क्रिएट करेंगी और ये प्रोजेक्ट बनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा आपको चाहिए अमाउंट, आपको टाइम चाहिए, आपको कंप्लीट एक स्ट्रेटजी चाहिए
और सबको कंप्लीट करने के लिए आपको एक प्रॉपर वक्त भी चाहिए। देखें जो बेल्ट एंड रोड है 2008 से स्टार्ट है, आज 2023 है, तो आइडिया लगा लें कितने साल हो गए और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये उसका एक अल्टरनेट है, बल्कि उसका कंपेटिटर है, कंपटीशन है उसके अगेंस्ट। तो इस रोड को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट वो चीन के साथ बनाते तो चीन के साथ ये प्रोजेक्ट बना के बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना भी आसान था, क्योंकि चीन एक ऑलरेडी जो है ना जाल अपना बिछा चुका है। उसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाते तो अल्टरनेट ऑफकोर्स उनको फायदा भी होता और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी जल्दी होता, क्योंकि ऑलरेडी एक जाल बिछा जा चुका है। और ये पॉसिबल नहीं हुआ जो बाइडेन की वजह से, अमेरिकी सदर की वजह से, क्योंकि वो किसी भी किस्म की जो है ना वो तजारत नहीं करना चाह रहा, या किसी किस्म का वो जो है ना काम नहीं करना चाहते चाइना के साथ, क्योंकि चाइना जो है एक बढ़ती उभरती इकोनॉमी है जो कि बहुत बड़ा जो टफ टाइम दे रही है इस टाइम अमेरिका को। अगर बन भी जाता है ये प्रोजेक्ट तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो इंडिया को कैसे होने वाला है। अगर तो देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया से यूरोप तक जो सामान की तरसील है वो तकरीबन जो है ना 40% जो टाइम है वो बच जाएगा, और जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ से सामान जाता है, बन जाती है कंप्लीट, तो उसका रूट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से सामान जो है ना मुंबई की बंदरगाह पे जाएगा, वहां से सामान जो है ना जहाज पे चढ़ाया जाएगा, फिर वो दुबई से जहाज से उतारा जाएगा दुबई में, वहां से ट्रेन के जरिए या ट्रक के जरिए उस सामान को फिर सवार किया जाएगा, फिर वो सामान पहुंचेगा इसराइल, जहां पे वो सामान जहाज में लादा जाएगा, और उस तवील सफर के बाद ये सामान जो है ना यूरोप पहुंचेगा। ऐसे में आप खुद सोच लें कि 10 रुपए का सामान मुंबई से यूरोप पहुंचता है, तब तक उसकी कीमत में तकरीबन कोई जो है ना वो 10 गुना जो है ना वो इजाफा हो चुका होता है।